Hello, class 9 students. So, today we will continue with our part 2 of case studies. तो केस स्टडीज हम ले रहे थे मैथमेटिक्स का। और आज हम उस मैथमेटिक्स के केस स्टडीज को आगे पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि मोस्टली केस स्टडीज जो आपके रहेंगे वो रहेंगे लीनियर इक्वेशन से, सर्कल से, ठीक है, और आपके ट्रायंगल से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी चांसेस होते हैं कि जो आपका ज्योमेट्री बेस्ड होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है, उसके भी केस स्टडीज आना पॉसिबल है। तो ये आता है सेक्शन ई में। और आपका क्वेश्चन नंबर होगा 36, 37 और 38। चार चार मार्क के होते हैं ये। तो इसमें फोर थ्री आपके 12 मार्क्स इसमें सिक्योर होने के चांसेस है, जो कि बहुत इजी भी है। आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप ये 4 मार्क्स इंटू 3, 12 मार्क्स आप जो है सिक्योर कर सकते हैं आसानी से। डन। तो क्विकली हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। पार्ट 1 की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू विल गेट द लेक्चर नोट्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बाद में लेक्चर नोट्स डाउनलोड करके ध्यान से देख लेना। ठीक है, स्टडी करने के लिए काम आ जाएगा। चलो मेरे साथ साथ नोटबुक लेके बैठो एंड सॉल्व इन द सेम वे व्हाट आई डू। चलो पे अटेंशन, क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है अब। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 विजिट अ स्टेडियम। टीचर असाइन देम एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द सिटिंग अरेंजमेंट बिटवीन द वेरियस स्टूडेंट्स एंड द स्पीकर बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे टीचर ने, और उस तरीके से बैठने बोला है अरेंजमेंट करके, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो आपको पता ही होगा कि ए का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का फिर वाई का। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4,2। वैसे ही बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1, और ये वाई का 4। वैसे ही सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स का पहले लिखेंगे 2, वाई का नीचे -2, है ना। तो ऐसे करते करते इन सब के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्विकली। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो किस पॉइंट का निकालना है वो नहीं दिया है, सिर्फ बोला है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर मैं ये वाई एक्सिस को थोड़ा बोल्ड कर दूं ऐसे, और अगर मैं बताऊं कि वाई एक्सिस से हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से पॉइंट का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से पॉइंट का, आप कोई भी पॉइंट का निकालो। तो यहाँ पे ये पॉइंट उन्होंने दिया नहीं है। तो अगर ये पॉइंट होता सपोज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला ए पॉइंट होता तो इट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट। क्या रहेगा वो, एक्स कोऑर्डिनेट। एक तो प्लस एक्स होगा, नहीं तो माइनस एक्स होगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस क्या होता है डिस्टेंस, सो दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ, अगर पर्टिकुलर पॉइंट बोल देते, जैसे कि पॉइंट ए का निकालो तो मैं लिखता कि 4, पॉइंट बी का निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैं लिखता 1। लेकिन लिखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ही ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। आया समझ में, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट डी लाइज। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट डी लाइज, तो पॉइंट डी है यहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ से काउंटिंग किया जाता है, तो ये क्वाड्रेंट 1 है आपका, ठीक है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल डी यहाँ से काउंटिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डन। तो ये डी जो है ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट बी अक्रॉस एक्स एक्सिस। किसके अक्रॉस, एक्स एक्सिस के अक्रॉस। तो बी की मिरर इमेज आपको करनी है, तो मिरर अक्रॉस एक्स एक्सिस करनी है। अक्रॉस एक्स एक्सिस माने ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस है आपके, इसके अक्रॉस करनी है। ये जो मैंने फिर से मार्क की है वो, तो इसके अक्रॉस करनी है। मतलब बी जो इधर से ऊपर 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है 4 पे है, तो बी जो यहाँ पे ऊपर 4 है, तो इसका मिरर नीचे आएगा ना। नीचे 4 आएगा, 1 2 3 4, मतलब कहाँ पे आएगा, -4 में आएगा इधर। देखो -2 -3 -4 में आएगा, तो ये उसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो ये वाई पे है ना, क्योंकि अक्रॉस द एक्स बोला है, तो ये अक्रॉस द एक्स मतलब ये इधर से इधर हो जाएगी इसकी इमेज, मतलब ऊपर से नीचे, अप से डाउन, लाइक दैट। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर, मान लो ये बी डैश पकड़ लिया तो इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स का तो नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा।
और जो y है वो नीचे, नीचे का y -4 हो जाएगा, ये ऊपर +4 था, तो 1 -4 हो जाएगा। 1 तो नहीं बदलेगा, x नहीं बदलेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 1, -4, मिरर इमेज का वही पूछा है। डन। ठीक है, राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट बी एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। कोई कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता क्या है। तो जैसे कि कोई भी आप पॉइंट लिख लेते हो, मान लो कि पॉइंट पी लिख दिया आपने 3, 4, तो इसका ये जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, आपको पता है। और ये जो होता है ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये आपको पता है। तो कोई एक मैथमेटिकल टर्म में, मतलब ज्योमेट्री के टर्म में, हम लोग इस एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। ये जो दिख रहा है कहाँ पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एब्सिसा बोलते हैं, और इस वाई कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट ऐसा बोलते हैं। तो एप्सिसा मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3, 3, तो इस पॉइंट पी का एप्सिसा क्या है, 3, इस पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या है, 4, ऐसा बोलता है। तो उन्होंने बोला है पॉइंट सी का एप्सिसा और ऑर्डिनेट लिखो, मतलब पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखो, बस इतना ही। तो पॉइंट सी देख लेते हैं कहाँ पे, पॉइंट सी जो है वो है यहाँ पे। तो सी का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स का पहले लिखेंगे 2, वाई का -2, तो हम लिखेंगे सी कैसा है, 2, -2, तो इसका एप्सिसा क्या हुआ, तो इसका एप्सिसा जो है वो हुआ 2, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट, और इसका जो, सॉरी, इसका जो ऑर्डिनेट हुआ, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो कि हुआ -2। दिस इज द आंसर। आया समझ में, एप्सिसा और ऑर्डिनेट सी का, सिंपल। डन। चलो क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको समझ में आएगा, बस बहुत हल्का हल्का एप्लीकेशन करना होता है, आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना होता है, बट एप्लीकेशन करके थोड़ा सॉल्विंग आपको करके आंसर बताना पड़ता है। वैसे एमसीक्यू हो गए तो कोई जरूरत नहीं, जैसे हमने प्रीवियस इसमें लिया था, लेकिन इसमें एमसीक्यूज नहीं है, इसमें सॉल्विंग थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। देखो, आदित्य वांट्स टू ड्रॉ सम फिगर्स, दिख रहा है दिवाली डेकोरेशन वगैरह वट एवर। और देखो ध्यान से, सो शी ओपन्स अ कंपास ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉज अ सर्कल विद सेंटर ओ। केस स्टडी से जितनी इंफॉर्मेशन हमको लेनी है उतनी हमने ले ली, कि 7 सेंटीमीटर कंपास उसने ओपन किया। कंपास समझते हो, जिसको आप राउंडर बोलते हो। ठीक है, तो कंपास जो है, कंपास ओपन किया, 7 सेंटीमीटर ओपन किया और ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब ये जो रेडियस आया होगा वो कितना आया होगा, 7 आया होगा। तो ये रेडियस जो है ये आया होगा ओ बी ओ सी 7। सो यहाँ पे उसने ओ से ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, बी और सी पॉइंट ले लिया, है ना, ऐसे एंगल बना लिया। ये ए है, देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी ओ सी है, ये वाला। बड़ा सिंपल है। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, रेडियस आपका 7 आ गया, ये आपको केस स्टडी से इंफॉर्मेशन मिल गई। सो आई होप यहां तक समझ में आया, रेडियस 7। आगे, based on the above information, see the questions. First, name the figure formed by joining the points B and C with O. B and C with O. O इधर है, तो इस वाले बी और सी को जोड़ के ये जो डायग्राम बनी है ना, कौन सी वाली, ये जो ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है जिसको मैं अभी हैचिंग कर रहा हूँ ब्लैक कलर का। हाँ, तो ये कौन सा है, व्हाट इज दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ये ट्रायंगल तो यहां तक ही होता है ना ऐसा, तो ये यहां तक थोड़ी ना बोल रहे हैं ऐसे, ये तो पूरा ग्रीन बोल रहे हैं ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। और ये जो एंगल होता है ये उस सेक्टर का एंगल होता है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज द फिगर फॉर्म्ड, दिस फिगर इज कॉल्ड एज सेक्टर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, बड़ा सिंपल है। रेडियस हमने 7 निकाला था, तो डायमीटर कितना आएगा, रेडियस का डबल। सो डी इज इक्वल टू 2 × 7। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सिंपल। आगे, इफ एंगल बीओसी, ध्यान से देखना, एंगल बीओसी इज 2a + 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बीओसी जो है वो क्या है, 2a + 60 डिग्री है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, और हम सिर्फ वहां पे एंगल मार्क कर लेते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखने के लिए। और देखो, तो बी ओ सी, ये वाला एंगल कितना है, 2a + 60 डिग्री। आई होप दिस इज विजिबल। 2a + 60 डिग्री दिख रहा है, बीओसी मार्क कर लिया। एंगल बीएसी 60 डिग्री, बीएसी, बीएसी मतलब ये वाला, ये वाला 60 डिग्री।
बढ़िया, सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे आएगा? सोचो, इधर 60 है, इधर तो ए के टर्म्स में 2a + 60 है, कैसे निकाला जाएगा? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। और सर्कल का कौन सा थियरम हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में ये जो सेंट्रल एंगल होता है, मान लो कि यहाँ पे ए और बी पे एक एंगल बनाया, और ए और बी से ही एक और एंगल बनाया जो सर्कम्फेरेंस पे है, ठीक है, सी पे, जो सर्कम्फेरेंस पे है वैसे बनाया, तो ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना, उसका ये हाफ होता है। उसका ये क्या होता है? हाफ होता है। दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम है ये? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि ये जो है ना बीच का, ये तो आर्क लेंथ होती है, लेंथ का नहीं बता रहा हूं मैं, एंगल का बता रहा हूं। जो देखो, बी और सी से ही ये एंगल बनाया, तो ये सेंट्रल एंगल हुआ थीटा। तो ये जो रहेगा ये थीटा/2 रहेगा। कितना रहेगा? थीटा/2। मतलब जितना सेंट्रल एंगल है उसका ये ऊपर वाला जो सर्कम्फेरेंस पे उसी पॉइंट से आया हुआ है ना, उसी बी और सी ने ही सबटेंड किया हुआ एंगल ये वाला विल बी हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। आया समझ में? मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं, डायग्राम के हिसाब से, हमारे गिवन डायग्राम के हिसाब से, तो क्या लिखोगे? गिवन डायग्राम के हिसाब से आप ऐसे लिखोगे डायरेक्टली, एंगल बीओसी, ये एंगल है बीओसी, ठीक है। और मैं ऊपर की बात करूं तो एंगल बी ए सी ये क्या होना चाहिए? सर्कम्फेरेंस पे सबटेंड किया हुआ हाफ होना चाहिए एंगल बीओसी का। क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए एंगल बीओसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थर्ड वन का मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। रीजन क्या दोगे इसको? रीजन आपको देना पड़ेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। समझ रहे हो बात को? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की वजह से कभी भी याद रखना, दिस एंगल सर्कम्फेरेंस पे सबटेंड किया हुआ सेंट्रल एंगल का आधा होता है। तो बीएसी जो है वो बीओसी का आधा है, और हमको उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, पुट करते। बीएसी कितना है? 60 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल बीओसी कितना है? 2a + 60 डिग्री। डन। 2 से 2 कैंसिल मत करो, गलती कर रहे हो बेसिक मैथ्स में। ये ब्रैकेट है तो सिर्फ इतना कट नहीं होगा। सिंपली इसको एक काम करो, ये 2 डिवाइड है, इधर भेज दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो ये कितना बन जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पे भेजा तो। और यहाँ पे बचेगा 2a + 60 डिग्री। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? हाँ, ये हमने इंस्क्राइब एंगल अप्लाई किया, 60 की वैल्यू डाल दी, हाफ ऑफ बीओसी मतलब 2a + 60 जो उन्होंने दिया है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या करेंगे? 60 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, एलएचएस आया तो, और 2a बचा। फिर 2a कितना आएगा? 120 - 60 = 60। तो a कितना आएगा? 60/2, 30 डिग्री। वेरी गुड, आ गया आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच विल बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। समझ रहे हो बात को? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाली। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल बीओसी? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो एक एंगल है, जैसे ट्रायंगल का एक एंगल है, ठीक है। और ये एंगल अगर हमको दिया है 50 डिग्री या 60 डिग्री पकड़ लो, तो जो इसके पीछे वाला एंगल होता है ना, ये वाला उल्टा, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। ये 60 डिग्री का रिफ्लेक्स कौन सा है? इसके पीछे का, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब समझ गए? तो कितना आएगा टोटल? कितना होता है? 360 होता है ना। तो ये रिफ्लेक्स कितना आएगा? 60 का रिफ्लेक्स कितना आएगा? 360 में से ये 60 हटाएंगे, 300 आ जाएगा पीछे का। रिफ्लेक्स मीन्स उसका पीछे का, समझ गए ना? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग? बीओसी। दे आर आस्किंग रिफ्लेक्स एंगल बीओसी, ओके। बीओसी उसका रिफ्लेक्स एंगल, एंड एंगल बीएसी उसका भी रिफ्लेक्स एंगल बीएसी। तो ये जो था, तो पुराना वाला मत लेना, 60 और ये डेटा मत लेना, वो खत्म हो गया। ये अलग डेटा दिया है हमको, एंगल बीओसी 70 है, ऐसा दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वही डायग्राम फिर से निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखो, ठीक है, ऐसा वाला जो दिया था, तो हमारा जो था यहाँ पे बीओसी यहाँ पे था, और बी ए सी यहाँ पे था। इट वॉज लाइक दिस, बी ए सी यहाँ पे था।
तो यहाँ पे बीओसी अभी 70 दिया है ये क्वेश्चन के लिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बीओसी 70 दिया है, समझ रहे हो। और उन्होंने रिफ्लेक्स बीओसी पूछा है, मतलब क्या, बीओसी का रिफ्लेक्स पीछे वाला। तो 70 दिया है ना, तो पूरा 360 होता है ना, तो उसका उल्टा क्या आएगा, 360 से माइनस करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल बीओसी विल बी 360 माइनस ये 70 हो जाएगा बराबर, क्योंकि पीछे का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल बीओसी विल बी 360 माइनस 70, कितना आ जाएगा, 290 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट है उसी में, रिफ्लेक्स एंगल बीएसी भी निकालना है, बीएसी का रिफ्लेक्स। अच्छा, कैसे आएगा, तो आपको पता है ये 70 है, तो ये इसका हाफ आता है ना, ये 70 है तो ये हाफ आता है। अब भी इंस्क्राइब्ड एंगल से हमने कर लिया, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये जो 290 आ गया है, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्स आ गया है हमारा, लेकिन ये जो 70 है इसके हिसाब से ये इसका हाफ करेंगे, इंस्क्राइब से ये 35 आया। अब एंगल बीएसी अगर 35 डिग्री आया, तो रिफ्लेक्स एंगल बीएसी कितना आएगा, पीछे का, वही ऊपर वाली चीज 360 माइनस 35। डन। तो रिफ्लेक्स एंगल बीएसी ये आ जाएगा 360 माइनस 35, 45, 55 और 25 बचता है, 325 डिग्री आ जाएगा। डन। रिफ्लेक्स एंगल बीएसी पीछे का 325 बड़ा है ना पीछे से, 360 से माइनस होता है रिफ्लेक्स। तो ये वाला और का आंसर भी आ गया है, हमने वो भी किया। समझ में आ रहा है, जिनको बहुत ही स्लो हो रहा है चीजें पता है, तो आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो, 2x से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। लाडली स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन ईयर 2008। ठीक है, कोई स्कीम होगी लाडली स्कीम, देखते हैं। इट हेल्प्स टू मेक वुमेन स्ट्रॉन्ग एंड विल एम्पावर अ गर्ल चाइल्ड। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2008, 2008 में कुछ यहाँ पे स्कीम का बार चार्ट दिया है, क्या इंफॉर्मेशन दी है, पहले तो इंटरप्रीट ही करना है। देखो, केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, वो यही है कि केस स्टडी को देखो तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप मत करो, यू हैव टू फर्स्ट इंटरप्रिट इट। तो पहले आइडिया लेके इंटरप्रिट तो करो उसको, है ना। तो इंटरप्रिट करते दिया क्या है भाई, रुपीज इन मिलियन दिया है ऊपर, ओके। यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट दिया है फॉर यू कैन से लाइक 2007, 8, 6, 9, है ना, और 9, 10, 10, 11। ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकता है, 6 से लेके 9 इधर है और 7, 8 इधर है, तो शायद ये कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक ही साल का है और ये 6 और 9 है, तो मे बी इट शुड बी 8, 9, 2007, 8, दिस शुड बी 8, 9, देन 9, 10, 10, 11, तभी तो वो बराबर से आ रहा है, मे बी इट कुड बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, और हमको समझ में आना चाहिए कि ये इतने रुपीस मिलियन में ये बजट का, है ना, ये इतना इतना उनका एस्टिमेशन था, आ रहा है समझ में। तो फिर वो जो एक्सपेंसेस निकल के आए होंगे उसके बारे में पूछ रहे। सो व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम 2009 टू 2011। देखो ये 9, 10 है और ये 10, 11 है, तो 9 टू 11 मतलब ये दो बार्स, दिस वन एंड दिस वन, ये दो बार्स का। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, तो देखो ये 9160 और 10300, ये हुआ टोटल एक्सपेंस रुपीज इन मिलियन, समझ रहे हैं। तो बस इसको 06491, इतने रुपीज मिलियन में है ये, इतने मिलियन रुपीज। तो आप आंसर लिखते हो, ध्यान से लिखना, 19,460 मिलियन रुपीज। आया समझ में, या फिर रुपीज पहले सिंबल लिखना है तो आप पहले लिख दो रुपीज 19,460 मिलियन, MN। ठीक है, डन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेंसेस इन 2009-10 ओवर द एक्सपेंस इन 2010-11। तो 9-10 के कंपैरिजन में, है ना, ओवर द एक्सपेंसेस इन 2010-11, तो 9-10 का कितना है ओवर 10-11, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ। तो ये जो एक्सपेंस है परसेंटेज कितना है इसके इसके इसमें, आप समझ रहे हो, इस केस में कितना है 2009-10 में, मतलब 2009-10 में ये 9160 मिलियंस था, फिर 10300 मिलियन हुआ, तो इसके तुलना में इसका कितना परसेंटेज है, ऐसा बोला है।
आ रहा है समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका एक्सपेंस इसके इसमें निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, व्हाट इज द परसेंटेज इसके इसमें? तो उसके डिवीजन में क्या जाएगा, ध्यान से सुनो परसेंटेज निकालते वक्त। तो आपका 9160 कितना परसेंटेज है ये निकालना है, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ दिस, ये 2010-11 का है, इनटू क्या करेंगे, 100। तो कितना परसेंट एक्सपेंस है इसकी तुलना में, मतलब 10,300 की तुलना में 9160 का कितना है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो नीचे जाएगा, दो जीरोस कट कर लिए इसके। ठीक है, फिर इसका जो है ऊपर का 9160 अपॉन 103। ठीक है, सिक्स और होगा कि ये डिवाइड किससे डिवाइड होगा देख लो। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, परसेंटेज निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा सा इजी जाएगा। देखो 103 है, 100 यहाँ पे 9000 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 जा करेंगे तो 10,000 के ऊपर चला जाएगा, वो 100% थोड़ी ना है ना, 9 आ जाएगा। 9 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 जीरो जा 0 और 2, 9 1 जा 9। लेकिन ये जीरो लगाने से 9270 हो जाएगा, जो कि बड़ा है, तो नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। 9160 है तो ये डिवीजन में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अभी हमको स्टार्ट करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको समझ रहा है। लेकिन अभी 103 था, तो आप 103 इंटू 89 करके देख सकते हो। हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए सिर्फ, सो व्हाट परसेंटेज इज दैट, इतना ही करना है। ठीक है, 9 3 27, 2 कैरी, 9 0 0 और ये 2, 9 1 9, और ये आपका 8 3 24, 2 कैरी, 8 0 0 और 2, 8 1 8। सो 7 6, और ये आया था आपका 9 10 11, 9167, ये भी बड़ा हो रहा है। तो अभी ये कितना आएगा, 88.88 ही आएगा अभी, है ना। तो यू कैन इवन राइट दिस अप्रोक्सीमेटली 88 पॉइंट, जो भी है, आपको इतना एक्यूरेसी की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो ये कितना आया, 88%। ठीक है, 88% एक्सपेंस है, इसके कंपैरिजन का ये 88% है। समझ में आया, सिंपल, कम है ना वो, फिर बजट बढ़ गया ना। हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनिमम एक्सपेंस ओवर द मैक्सिमम एक्सपेंस फ्रॉम 2007 टू 11। तो यहां से लेके यहां तक का मिनिमम से लेके मैक्सिमम एक्सपेंस, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनिमम ओवर मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम का परसेंटेज क्या है ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक का। तो देखो, ये था 54, और ये था, ये समझ रहे हो बात को, तो ये 54 था मिलियन रुपीस, और ये 10,300 था। तो ये परसेंटेज का मिनिमम ओवर मैक्सिमम का परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगा, वो भी कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। तो 54 अभी जैसे किया वैसे ही, 54 इज मिनिमम। ठीक है, कंपेयर टू 10,300, कंपेयर टू 10,300, जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हुआ। ये समझ में आया। तो अभी बहुत ही कम परसेंटेज है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम 54/103। अब समझ लो, 5 2 10 होता है, ये 108 हो जाएगा, है ना, डबल, डबल के आसपास ही है। तो आपको परसेंटेज निकालना है, आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। सो 54/103 विल बी 0 पॉइंट, बहुत ही कम है ना। 103, 5 जा 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 100, 100 अच्छा 5 जा कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो व्हाट विल डू, 5 जा अगर हम करने चाहे अभी, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, मतलब ये 515 आ जाएगा। 25 35 25 बचा। तो इट्स वेरी स्मॉल परसेंटेज, जीरो भी कर लो तो भी आप, कितना जाएगा, 2 जा 0.52%। ठीक है, 0.52%, मिनिमम ओवर मैक्सिमम, मिनिमम ओवर मैक्सिमम। तो 54 मिलियन का बढ़ के 2007 से 11 में 10,300 मिलियन हो गया है ना। सो मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज इज 0.52%। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन 2010-11 एंड द एक्सपेंस इन 2006-9। तो 2006-9 और 2010-11, तो यहाँ पे अभी फिर से वही प्रिंटिंग एरर का देख लेंगे। अगर इसको 6-9 पकड़ लेते हैं तो देख लेते हैं बाद में, यहाँ पे 6-9 पकड़ लेते हैं इसका। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंस इन 2010-11, तो 2010-11 एंड द एक्सपेंस इन 2006-9, डिफरेंस है बस। सो 10,300 माइनस ये 9060, इनका डिफरेंस जीरो, बोरो किया 4 2 और 1, 1240 मिलियन रुपीज, 1240 मिलियन रुपीज। ठीक है,
बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, स्टैटिस्टिक्स करने के लिए बेसिक आइडिया दे दिया है हमको सिर्फ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अ गोल्फ बॉल स्पेरिकल विथ अबाउट 300 to 500 डिंपल्स दैट हेल्प इंक्रीज द वेलोसिटी व्हाइल इन प्ले। तो देखो इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे, ये वाला, तो ये गोल्फ बॉल पे होता है ऐसे डिंपल्स। तो अब ये ऐसे 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 दिख रहा है यहाँ से। तो अराउंड 300 to 500 dimples are there. वो while आगे दिया है गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट बट अवेलेबल इन कलर्स। तो गोल्फ बॉल का यहाँ पे देखो क्या दिया है, डायमीटर 4.2। तो हम पहले हमारी काम की चीजें लिख लेते हैं। डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर एंड द सरफेस हैज 315 डिम्पल्स, जो कि हेमिस्फेरिकल है, मतलब हेमिस्फीयर है। तो अभी यहाँ पे तो ये गोल्फ बॉल का हुआ, और जो हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल डिंपल्स जो है, जो हेमिस्फीयर में है वो कितने हैं, 315 है, जिसका रेडियस 2 mm है, जिसका रेडियस 2 mm है, किसका, वो छोटे छोटे डिंपल्स का। और ये का इसका बॉल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो अब तो पूछ रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल, एक ही डिंपल का। तो आप लगा तो इसको कन्वर्ट करके पहले ही कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर को कर दो क्योंकि ये में है, नहीं तो इसको सेंटीमीटर कर दो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं 4.2 को सेंटीमीटर ही रखता हूँ, इसको कर लेता हूँ को सेंटीमीटर, 2/10। सो दिस विल बी, मतलब 10 से डिवाइड किया मैंने, तो दिस विल बी 0.2 सेंटीमीटर। 10 मतलब, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे समझा। हाँ, अब ये पॉइंट वाली जो चीजें होती है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। 42/10 ले लेते हैं, और 0.2 को 2/10 ले लेते हैं ना, जैसे ये था, इजी जाता है। तो सेंटीमीटर हो गया ये। तो सरफेस एरिया वन सच डिंपल का पूछा है, तो डिंपल का रेडियस है हमारे पास, और सरफेस एरिया, लेकिन वो तो हेमिस्फीयर है। कैसा है वो, हेमिस्फीयर है। तो कैसे लोगे, तो देखो कर्व सरफेस ही आएगा, क्योंकि डिंपल्स जो रहते हैं वो ऊपर से क्लोज थोड़ी होते हैं। देखो ऐसा ऐसा ही है ना ये पार्ट, ऐसा ही है। तो ये ऊपर से बंद थोड़ी ना है ऐसा, बंद थोड़ी है, ऐसा ही नहीं। तो ये क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ही आएगा इसका। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2πr² विच विल बी इक्वल टू 2 × 22/7 आर का स्क्वायर, यानी 2/10 × 2/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे तो कुछ सॉल्व होने जैसा है नहीं, 7 से डिवाइड होने जैसा। विल डू दिस, ये भी ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई करके फिर नीचे से डिवाइड कर लो नीचे वाला, ये भी ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू दिस बाय डूइंग 3.14 ऑल्सो। तो 3.14 इंटू टू 6.28, और 2 2 ज़ा 4, और नीचे 10 10 ज़ा 100, ये भी ठीक रहेगा। और ये देखो अभी 4 6 ज़ा, ये देखो ये कितना निकल के आएगा, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 1 कैरी, और 4 6 ज़ा 24, और ये 2 5 1 2 पॉइंट यहाँ पे दे दिया, और 100। तो आप देखो कितना छोटा निकल के आ रहा है, और 2 डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएंगे, 0.2512 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन सच डिम्पल का। दिस इज फॉर वन डिम्पल, दिस इज फर्स्ट वन, बहुत छोटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। तो वन डिम्पल तो हेमिस्फीयर था, तो उसका वॉल्यूम कितना डग आउट करेंगे फॉर वन डिम्पल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, V ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि आएगा, जो वॉल्यूम आएगा कितना होता है उसका, 2/3 πr³ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सो दिस विल बी 2/3 पाई, आप अभी 3.14 ऑलरेडी ले चुके हो तो वैसे ही लो, और R³ मतलब 2/10, 2/10 एंड 2/10। ठीक है, वो किसका, डिम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3.14 6.28 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, × 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो है, इसको चलो 3 से भी, 1 2 3, 1 2 3 0, 3000। डन, ये समझ में आया। और फिर इसको सॉल्व करके आपको कितना वॉल्यूम निकाला है डग आउट करके, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल में वो काम आएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, पूरा स्पीयर का निकालेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो चीज तो यहाँ पे
काम आएगी ही। चलो, तो देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर 3000 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप 3 से इसको कर लो तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पास ऊपर डेटा था 6.28 इंटू 4 का, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। तो छोटी छोटी ट्रिक्स आपको यूज करनी है। देखो 3 1 और यहाँ पे मैं कर लूँ 2/3 को सॉल्व। ठीक है, तो आप उसको पॉइंट में ले सकते हो, क्योंकि ऐसे भी तो वो पॉइंट में आने ही वाला है। आया ना समझ में? तो स्टिल डजेंट मैटर। आया समझ में? तो 2/3 आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आता है, देखो 0.36 18 होता है, तो 0.67 तो आने ही वाला है। तो ये 0.67 हो गया, और ये 2 2 2 4, 4 2 8। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अभी 3.14 इंटू 0.67 इंटू 2 2 4, 4 2 8, और अपॉन 1 2 3, ये 3 डिजिट बाद में शिफ्ट कर लेंगे वॉल्यूम में। समझ में आया? हाँ, इसको आप चाहो तो एमएम में भी कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तो एमएम में क्यों करेंगे ना अभी। अभी तो ये सेंटीमीटर में कर लिया है, तो स्टिल इट विल वर्क, डजेंट मैटर। समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो इससे जो है कि तुमको, इससे जो है कि वो सेंटीमीटर क्यूब में, इससे तुमको इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट दिस आंसर। डन। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन मल्टीप्लाइंग एंड डूइंग ऑल दोस कैलकुलेशन, लेकिन एक कैलकुलेशन तो बड़ा आ ही सकता है, तो उतना करके आप इसका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। चलो, हमको ये वॉल्यूम निकालना है वैसे भी। ठीक है, तो वैसे भी ये वॉल्यूम निकालना है तो आपको सब्ट्रैक्ट तो ये करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ। ठीक है, 3.14 इंटू 8, 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8, 9 10 11, 1 कैरी, 8 3 24, और ये डन। यहाँ पे किया था हमने। आया समझ में? क्योंकि 6.28 इंटू 4 ही किया था, यही आया था। दूसरी चीज, 0.67 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7, और वो 8 हो जाएगा। 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, और 3 15 16 17। उसके बाद यहाँ पे 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 6 एंड 7, 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15। फिर यहाँ पे दो जीरोस ले लेंगे, फिर 0 0 0 0। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। आगे क्या आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लीकेशन आप अच्छे से कर लेना। 4, दिस विल बी 10, 12, एंड दिस विल बी 13, 7 एंड +1, 8, 5, देन 6, एंड देन 1। और फिर पॉइंट किधर आएगा? तो ऑलरेडी 2 डिजिट पे था, तो ये दो और ये दो, तो टोटल कितने हो गए? 4। 16.8304। ठीक है, 16.8304, आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, दैट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, और ये तो हमारा ऊपर का आया, इसको डिवाइड 1000 से भी करने वाले हैं। समझो बात को, ये करके 1000 से भी डिवाइड करने वाले, तो और 1 2 3 जीरो यहाँ पे चले जाएंगे। 0.0168, 4 डिजिट्स आर इनफ। ठीक है, ये 1 2 3 डिजिट इधर आ गए, 0.0168 इनफ। तो ये आया वॉल्यूम, ये एक ही डिम्पल का है। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोज टू द सराउंडिंग। तो सरफेस एरिया कितना एक्सपोज है? तो ये पूरा स्पीयर, इतना सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा क्या? नहीं। सोच के देखो, अभी आपको आ जाएगा अपने आप, इसके ऊपर जो डिंपल्स है ये वाले, इनका सरफेस एरिया एक्सपोज रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनो। ये एक्सपोज रहेगा, और ये तो एक्सपोज रहेगा ही, ऊपर से ये वाला पोर्शन भी एक्सपोज रहेगा। देखो, ये कर्व एक्सपोज रहेंगे एनवायरमेंट को, और ये भी तो, और ये जो ब्लू कर रहा हूं मैं, ये फ्लैट भी तो एक्सपोज रहेगा। ये वाला देखो ध्यान से, ट्रिकी है, तो ये फ्लैट भी तो रहेगा, वो तो स्पीयर का हिस्सा है। तो आपको ये वाला जो इसका कर्व निकाला था ना हमने, ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ऐसे कितने कर्व्स है? 315 डिंपल्स है। तो ऐसे कर्व 315 डिंपल्स के ये हटाने पड़ेंगे, किस में से? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर में से। तब जाके आपको हटाने पड़ेंगे, मतलब आप उसको माइनस कर दोगे ये वाला, क्योंकि वो तो उसमें आ ही गया है ना, क्योंकि ये कर्व तो है ही, प्लस ये भी है। ऐसे में तो ये भी आपको लेना पड़ेगा ना। नहीं तो ये जब ऐसे आ जाएगा, देखो इसके साथ ऐसा पूरा आ जाएगा कंप्लीट, तो व्हाट विल हैपन? इफ ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये कर्व छूट जाएगा फिर। आया समझ में? तो वो हटा के
है ना, हमको ये मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, वो वाला मिल जाएगा, वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इन्होंने और कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसको। सो फॉर दैट पर्पज आई विल एक्सप्लेन यू हियर। सी, विल सी हियर। पूरा स्पीयर को देखो ध्यान से, ये गोल्फ बॉल है, लेकिन इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फेरिकल डिंपल्स भी है ना। हाँ, ऐसे कितने डिंपल्स है, देखो ऐसे डिंपल्स है आपके 315, इतने हैं। पूरा एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट को कितना सरफेस एरिया एक्सपोज है, ऐसा पूछ रहे हैं थर्ड में। तो मैं यहाँ पे थर्ड का लिख रहा हूँ, तो कितना एक्सपोज है, मैं आपको बताता हूँ, रेड कलर से शेड करके बताता हूँ। ये वाला पार्ट भी एक्सपोज है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये निकल चुका है, बिकॉज द डायग्राम इट लुक्स लाइक दिस। यस और नो? ये अगर हम और जूम कर ले तो ऐसे दिखेगा ना, बराबर? क्यों? ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो डिंपल्स है ना दिए हुए उसको। हाँ, तो ये वाला थोड़ी है, ये वाला थोड़ी है, इधर कुछ, इधर है क्या, कुछ नहीं है। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया तो एक्सपोज है ही ये, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, वही तो पढ़ा रहा हूँ, ये ब्लू वाला, ये कैसे आएगा आपका? तो ये सारे कर्व्स का जो है वो माइनस करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया से। तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, अदर देन कर्व्स, वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सो पार्ट एक्सपोज्ड, पार्ट एक्सपोज्ड अदर देन कर्व, अदर देन कर्व्स, ये वाले कर्व्स है ना, उसके अलावा कितना रहेगा? तो वो पार्ट्स ब्लू वाले, तो वो क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, टीएसए ऑफ स्पीयर, पूरा स्पीयर, माइनस टोटल सरफेस एरिया, माइनस ये ये छोटे छोटे कर्व्स, ये छोटे छोटे कर्व जो कि 315 इंटू उसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर? ये समझ गए, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये समझ गए। अच्छा, अब ये टोटल पार्ट एक्सपोज अदर देन कर्व वाला, अभी कर्व वाला भी तो एक्सपोज है, तो कर्व वाला भी लेना पड़ेगा। तो कर्व वाला क्या आएगा, प्लस क्या करोगे, ये कर्व वाला, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 315, ये भी तो एक्सपोज है ना, ये भी तो एक्सपोज है, समझ लो बात को, ठीक है। तो आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 315, ये एक्सपोज्ड है, और ये ब्लू वाला जो मैंने पहले किया था यहाँ पे, ये वाला फ्लैट वाला, ये वाला, तो ये क्या है, वो ये है, ये फॉर्मूला है उसका। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट हो जाएगा, तो एक्चुअल क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही आएगा ना। तो हम एक्चुअल क्या निकालेंगे इस कंसेप्ट से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही है जो एक्सपोज्ड है एक्चुअली देखा जाए तो, विच इज 4 पाई r स्क्वायर। और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस था 4.2, बड़े वाले स्फीयर का डायमीटर था 4.2, डायमीटर था वो, तो अभी उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर वाज 4.2, सो रेडियस विल बी 4.2 का आधा, या 42/20, 42/20, पॉइंट निकाल दिया मैंने, जीरो लगा दिया, ओके। सो एरिया एक्सपोज, पार्ट एक्सपोज मतलब ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, 42/20 इंटू 42/20। देखो थोड़ा सा लंबा हुआ ये एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की वजह से ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये इतना सब कुछ लिखना है, क्या नहीं, ये आपको समझाने के लिए किया है कि ये माइनस होके ये कट हो गया, ये माइनस था ये प्लस था तो कट हो गया, और सिर्फ टोटल सरफेस ऑफ स्पीयर बचा जो एक्सपोज है एनवायरमेंट, सो विच वी नो 4 पाई r स्क्वायर। तो हो गया, 7 1 जा 7 6 है ना, वैल्यू डाल के 7 6 जा 42, ओके। 4 1 जा 4 5 जा 20, नीचे 5 इंटू 20 100 रखेंगे, ऊपर 22 इंटू 6 इंटू 42, नीचे 5 2 जा 10 और 0, तो नीचे 100 आ गया, ऊपर 22 6 और 42 आया। अब इसको कर लेते हैं, 22 6 जा 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12, ये 132 इंटू 42 अपॉन 100। अब 132 इंटू 42 कर लो, ठीक है, तो ये निकल के आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 1 जा 4, और ये 5, 14, 4 5, ठीक है, 5544/100, 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच ऑफ एरिया इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट।
दिस मच ऑफ एरिया इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको ध्यान से देख लो अगर नहीं समझा है तो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। तो सिंपल है। तो गोल्फ बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो कटआउट सेक्शन है डिंपल्स वाला, ये हटाना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ डिंपल्स। ठीक है। तो गोल्फ बॉल वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल विल बी, कितना होगा बोलो। वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल जो है वो होगा वॉल्यूम ऑफ होल पूरा स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ 315 डिंपल्स, है ना, जो हमने निकाला है ऊपर एक का निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल ले लेता हूँ। और वॉल्यूम ऑफ 315 डिंपल्स कितना, 315 इंटू एक का वॉल्यूम हमने निकाला है यहाँ पे, 315 इंटू एक का वॉल्यूम कितना है, ये देखो यहाँ पे निकाला है हमने 0.0168, 0.0168 इतना। फिर 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब 42/20 किया था ना, उसका क्यूब 42/20, 42/20 एंड 42/20 क्यूब, ये वाला वॉल्यूम माइनस ये 315 इंटू 0.0168। ठीक है। तो ये अगर इसको और इसको सेपरेटली करके माइनस करते तो हमको वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल हमको मिल जाएगा, यही निकालना था हमको। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल जो है वो दोनों को माइनस करेंगे, पूरा स्पीयर माइनस क्या करेंगे, पूरा स्पीयर माइनस हम लोग कर लेंगे ये वाला जो 315 छोटे छोटे डिंपल्स है ना, उसका वॉल्यूम वो मैंने निकाला था, उसको 315 से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस कर लेंगे इसमें से, पूरे स्पीयर में से। डन। समझा ये। 7 1 जा 7 6 जा 42, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2 10 जा, 4 1 जा 4 5 जा। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे। और आप देखो ऊपर 22 बचता है, इंटू 42 होता है नीचे। देखो 5 2 जा 10 और ये 0, 100 इंटू 10, तो ये कितना आ गया, 1000। तो अभी सॉल्व करना इजी है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके पॉइंट कर लेंगे शिफ्ट, और ये तो मल्टीप्लाई करना है, ये भी इजी है। अब दो चीजें अलग अलग मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ गोल्फ। इजी है, समझ में आया। थोड़ा लंबा हो सकता है, इतने लंबे मोस्टली तो ऐसे कुछ पूछे नहीं जाएंगे, बट सम क्वेश्चन पेपर्स हैव दोज, इसीलिए मैंने उसको भी कवर कर लिया है। ठीक है। हमको और भी क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए वो आंसर मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, कर लो मल्टीप्लाई करके सब। नेक्स्ट, हरेश एंड दीप वेर ट्राइंग टू प्रूव अ थियरम, फॉर दिस दे डिड द फॉलोइंग। अब ये कौन सा थ्योरम है, याद करो, ये क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम है। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में ये मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से, आया समझ में, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट्स रहेंगे, तो ये जो होती है ना डी, ये जो डी होती है, ये क्या होती है, डी पैरेलल होती है बीसी को, और डी होती है हाफ ऑफ बीसी को, ये मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम। खैर आगे देखते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो एबीसी, ऐसा कर लो जो उन्होंने दिया हो। उन्होंने स्टेप्स यूज करी है, सॉरी क्वेश्चंस तो आगे। डी एंड ई आर फाउंड एज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ई सी, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है तो मार्किंग मैंने कर ली, ये ज्वाइन कर लिया। फिर डी ई एक्सटेंड करके ऐसे ज्वाइन किया कि ये और ये भी इक्वल है, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ऐसा दिया हुआ है उन्होंने, ये देखो मार्क कर लिया। एफ सी वॉज ज्वाइन और ये एफ सी ज्वाइन कर लिया। आगे ये मिड पॉइंट थ्योरम ही प्रूव करना है। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया। ADE और EFC, ADE ये वाला एंड EFC, ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो दिस इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये देखो ये और ये मिड पॉइंट था तो ये दोनों इक्वल थे, तो ये साइड इक्वल है गिवन, और ये भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड, बाय विच टेस्ट दे आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस टेस्ट, एसएस क्राइटेरिया। डन। आगे बोला है शो दैट सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी, यानी ये ए बी को सी एफ पैरेलल है ऐसे बताओ। अब कैसे बताओगे, वो बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है,
BDFC, कौन सा वाला मार्क कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो BDFC, तो ये मार्क किया मैंने। ये बताना पड़ेगा कि दिस इज पैरेललोग्राम, BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ये बता दो तो आपको ये और ये पैरेलल आ जाएगा, फिर ये पूरा भी है समझ में। तो अब वो कैसे बताओगे? अब वो कैसे बताओगे तो देखो ध्यान दो। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव करने के लिए वही शुरुआत होती है यार, कि आपको ये पैरेललोग्राम ही दिखाना पड़ेगा। ये जो दिया है ना, ये आपको पैरेललोग्राम ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको सिर्फ पैरेलल दिखाना है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो कि हमने ये ट्राइंगल प्रूव किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस वाज इक्वल टू दिस इज गिवन, दिस वाज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो गिवन। देयरफॉर बाय एसएएस टेस्ट ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल था। अगर वो इक्वल था तो देखो, मैं रेड कलर से यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएगा। सीपीसीटी जानते हो? जानते हो सीपीसीटी? समझ में आया? तो ये तो इक्वल आ ही जाएगा ना। तो इससे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी कि अगर ये इक्वल है और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो क्या होगा? और ये ट्रांसवर्सल जैसे बिहेव करेगा, तो क्या होगा? इधर का एंगल और इधर का एंगल सीपीसीटी से, तो क्या होगा? तो ये लाइन ए बी और ये लाइन एफ सी विल बी पैरेलल। है समझ में? तो सेकंड के आंसर लिखने को एक स्टेप लिखनी पड़ेगी कि ये जो एंगल है आपका डी ए ई, एंगल डी ए ई, वो इक्वल रहेगा एंगल एफ सी ई को, ये वाला एंगल एफ सी ई को। क्यों? सीपीसीटी से, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने प्रूव किया था ना, दिस इज बाय सीपीसीटी, उसकी वजह से। और देयर फॉर व्हाट विल हैपन, फिर ये अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्वर्स की वजह से ए बी पैरेलल एफ सी आ जाएगा। देयर फॉर ए बी पैरेलल एफ सी आ जाएगा, ये जो प्रूव करना था वो। डन। ओके, शो दैट सी एफ इक्वल्स टू बी डी। नाउ शो दैट सी एफ इक्वल्स टू बी डी। अब ये कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? चलो, ये पैरेलल तो आ गया, पैरेलल तो आ गया। वैसे ही आप ये भी पैरेलल दिखा सकते हो, ये और ये भी पैरेलल दिखा सकते हो। ये जब पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो गया ये। जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो यू कैन प्रूव दैट एफ सी इज इक्वल टू बी डी। ये भी प्रूव कर सकते हो। आया ना समझ में? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू बी डी, वो भी कर सकते हो। ठीक है। शो दैट डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अब पैरेललोग्राम हो ही गया है, तो डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, सेम है और में दिया है बस। क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, सो डी एफ विल बी इक्वल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी भी आ जाएगा। आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे तो ये भी चीजें आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? इन शॉर्ट, आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से रिवाइज ही कर लो, पूरा का पूरा। मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे भी एग्जाम में आपको लिखने को आने के चांसेस है। मिड पॉइंट थ्योरम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम योर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वो उधर वैसे भी हमको वो काम आने ही वाला है। चलो, और एक पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, मोस्टली वी विल फिनिश विथ वन और टू क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, चलो। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लेट एक्स बी द रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये आपको पता है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में कर सकते हैं, विच इज एक्स दिया है। P and Q are co-prime. Prime factorization of Q is of the form 2n raised to 5, 2 raised to n, 5 raised to n। यानी आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर जो है P है यहाँ पे, और नीचे डिनोमिनेटर Q जो है वो 2 रेस टू n, 5 रेस टू n उस प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चाहिए। आया समझ में? तभी तो जाके तभी तो जाके ये टर्मिनेटिंग ही आंसर देगा, ऐसा बोला था हमको। दिस इज अ वेरी बेसिक थियरम, एक छोटा सा आपके नंबर सिस्टम में थियरम है कि अगर आपका डिनोमिनेटर पी अपॉन क्यू फॉर्म जब रैशनल नंबर है, तो क्यू जो रहता है ना डिनोमिनेटर, वो इस फॉर्म में चाहिए। चलो, केस स्टडी में दिया भी है। तो क्या होगा? अगर वैसा होगा तो वो देन एक्स हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। है समझ में? कि ऑफ क्यू इज, अगर नहीं होगा सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अगर ये उस फॉर्म के नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैंने बोला ये फॉर्म का होगा, होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो चेक वेदर दिस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। है क्या इस फॉर्म में? देखो, 2 रेस टू n है, 5 रेस टू n है, लेकिन 3 आ गया भाई, 3 आ गया, नहीं चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नेक्स्ट, चेक वेदर ये है क्या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? नहीं, ये है, ये देखो ये 7 आ गया, इसीलिए नहीं है। ठीक है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ बी अ रैशनल नंबर, दिस वन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी इसको टर्मिनेटिंग आने के लिए बी क्या होना चाहिए बोलो? ऊपर तो पढ़ा है मैंने अभी, 251/2³ इंटू बी का स्क्वायर। तो बी क्या होने के बाद ये टर्मिनेटिंग बनेगा? हाँ, 5 होना चाहिए, क्योंकि 2n 5m के फॉर्म में चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 ही होना चाहिए। तभी तो 2 और 5, सो देयरफॉर बी शुड बी इक्वल टू 5, तो काम बनेगा। चलो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन डैश नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब आता है? इरेशनल नंबर का। ये तो डेफिनेशन ही है, बहुत सिंपल है। कोई भी इरेशनल नंबर को कैसे याद रखोगे? अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो दोनों बार नॉन नॉन आया, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जो एक्सपांशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो, ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक आएंगे, दैट विल हेल्प यू। ज्यादा कुछ डीप नहीं आएगा, इसीलिए पीछे थोड़े एक आध दो क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं बहुत ही ज्यादा तुमको डीपली ऐसे लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो अब उसको थोड़ा क्विकली देख लो। आया समझ में? राज स्टडिंग इन क्लास 9 गोज टू स्कूल एवरी डे बाय वॉकिंग, देर आर 2 रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वन रूट कनेक्ट्स हिज हाउस टू द स्कूल डायरेक्टली। किधर है? ये स्कूल है, ये हाउस है, ये गार्डन है। तो स्कूल से हाउस, हाउस से स्कूल, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है ब्लू कलर। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन। और दूसरा जो है कि भाई गार्डन से होके जाता होगा, ओके, व्हाइल द अदर टेक्स अ शार्प टर्न लेफ्ट अराउंड द गार्डन। शार्प टर्न है मतलब ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री होगा, है ना। हाँ, तो यहां से जाके ऐसे आया। बोथ रूट्स आर शोन, ओके, बोथ रूट्स आर शोन। एक तो ऐसा है, नहीं तो ये ऐसा है। ऐसा स्कूल जाएगा, नहीं तो ऐसा गार्डन से होके जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट कितना है इधर देखो दिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन बोथ द एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम राज हाउस टू द गार्डन। अच्छा, डिस्टेंस, तो राज के हाउस से गार्डन का डिस्टेंस, तो सीधा सीधा आपको देखो ये 2 दिख रहा है क्या? मतलब लेफ्ट साइड को तो -2 है, राइट में कितना है? 2 है। तो 2 थोड़ी ना है डिस्टेंस, 1 2 3 4 ना, 4 यूनिट्स है। देखो आप इधर जाओगे, 2 इधर का 2 इधर का, तो कितना? 4 यूनिट्स, और 1 यूनिट तो 1 किलोमीटर होता है, तो ये कितना होगा? 4 किलोमीटर। कितना होगा? 4 किलोमीटर। गुड, दैट्स इट, इजी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम गार्डन टू राज स्कूल। अच्छा, गार्डन से राज की स्कूल कितनी, ये कितना है नीचे? -2। ऊपर कितना है ये? 2। तो ये भी कितना हुआ? ये जैसे 4 किलोमीटर था, तो ये भी कितना हुआ? 4 यूनिट्स, यानी 4 किलोमीटर। डन, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ा था, ये तो गार्डन से होके जाएगा तो लंबा है ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये हाउस से स्कूल डायरेक्ट, मतलब आपको निकालना पड़ेगा ये 4 4 जो आया था, आपको निकालना पड़ेगा ये वाला जो कि है हाइपोटेनिस। हाइपोटेन्यूस है ना, क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पे, तो आपको निकालना है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालो? ये 4 तो है, ये 4 है, डायग्राम को फिर बनाते। ये 4 है, ये 4 है, राइट एंगल इधर है, तो हाइपोटेनिस कितना आएगा? निकाल सकते हो। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 4 का स्क्वायर और ये वाला दूसरे साइड का स्क्वायर, विच विल बी 16 + 16, विच विल बी 32। तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 16 2 जो कि बाहर आएगा 4√2 सेंटीमीटर। ये समझ रहा है सबको? 16 2 32 होता है, 16 बाहर आया तो 4 हो जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4√2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। और अगर if Raj decides to travel by auto rickshaw at the fare of ₹10 per kilometer, then how much will it cost to travel from his house to the garden? सिंपल है, हाउस से गार्डन 4 किलोमीटर है, फेयर ₹10 पर किलोमीटर है, तो 10 × 4 किलोमीटर है ना, तो ₹40 लगेंगे। ₹10 कॉस्ट है ना पर किलोमीटर की, तो हाउस से गार्डन कितना है? 4 किलोमीटर है, सो 10 × 4 40। इजी है। चलो, तो बहुत इजी था हमारा ये, ऊपर के एक दो बहुत ही इजी थे, ठीक है, और ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया हुआ है। ओके, सो विल डू दिस वन, विल डू दिस वन लास्ट वन।
और फिर कर लेंगे। ठीक है। मीरा brought some apples at the rate of 100 per kg and some avocados at 200 per kg। ठीक है, लिख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा। एप्पल्स 100 पर केजी, दूसरा एवोकाडोज 200 पर केजी। इफ शी ब्रॉट एक्स केजी ऑफ एप्पल्स एंड वाई केजी ऑफ एवोकाडो, सिंपल ही है, ये पहले लिया था। इतने पेन, इतने पेंसिल्स, या इतने पेन, इतने नोटबुक, उसके जैसा है। तो एक्स केजी एप्पल्स लाई, उसका रेट 100 पर केजी है, तो इक्वेशन बनाना इजी हो गया ना। देखो 100x और एवोकाडोज 200 पर केजी है, और वो वाई केजी है, और 200 उसका रेट है, तो 200y इतना लाया उसने। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिंपल है। इफ द टोटल कॉस्ट incurred to Mira after buying X kg of apple and Y kg of avocados is 1000, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? तो बना, 100 एप्पल का रेट है, एवोकाडोस का रेट 200 है, तो 100x, और एवोकाडोस Y के जी लिए तो 200y, और टोटल स्पेंड किया है 1000। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, जो बना है फर्स्ट, इजी। Next, if Mira brought 3 kg apples and Y kg of avocados for rupees 500, okay, 3 kg एप्पल, एप्पल का रेट 300 है, तो 100 इंटू 3, देखो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 3, ये 3 केजी एप्पल, प्लस वाई केजी ऑफ एवोकेडोस, एवोकेडो का रेट 200 है, इंटू वाई, और कॉस्ट लगी 500, कॉस्ट लगी 500। ठीक है, बनाया मैंने इक्वेशन, देखो 3 केजी एप्पल का 3 इंटू 100, प्लस वाई केजी एवोकाडो, और एवोकाडो का रेट 200 है, इसलिए 200 इंटू वाई, टोटल कॉस्ट इन दोनों की मिलके 500 लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मिल जाएगा वाई, इसको सॉल्व करके वाई मिल जाएगा। करते हैं, 100 थ्री सा 300, ये हो जाएगा 200y इक्वल्स टू 500, ये उधर जाएगा माइनस होगा, सो 200y इक्वल्स टू 500 माइनस 300, 200, सो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, y केजी, मतलब 1 केजी आएगा, इतने एवोकाडोस लिए, खत्म। समझ गए? इफ मीरा ब्रॉट 3 केजी ऑफ एप्पल एंड वाई केजी ऑफ एवोकाडोस, तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 1 केजी। नेक्स्ट, इफ मीरा ब्रॉट x केजी ऑफ एप्पल्स एंड 2 केजी ऑफ एवोकाडोस, सेम इसके जैसा ही है, x केजी ऑफ एप्पल्स, तो सेम वही चीज है यहाँ पे, तो x केजी एप्पल्स, लेकिन उसका रेट 100 है, तो ये आ जाएगा 100x, और 2 केजी ऑफ एवोकाडोस, और एवोकाडोस तो 200 का है, इसीलिए 200 इंटू 10, सेम इसके जैसा जो यहाँ पे किया, वो सिर्फ उसका उल्टा है। ठीक है, वो लेकिन कॉस्ट कितनी है? 800। ठीक है, तो फिर वैल्यू ऑफ x मिलेगी, क्या मिलेगी? 100x प्लस 200, टू सा 400 इक्वल्स टू 800, 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 100x इक्वल्स टू 800 माइनस 400, 400, सो x विल बी 4। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर नाउ। x इक्वल्स टू 4 kg, एप्पल का x था वो। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 कट्स द y एक्सिस, ओके, तो अभी आपको y एक्सिस कहाँ पे कट करेगा ये बताना पड़ेगा। एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 कट्स द y एक्सिस, अब इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ऐसे पूछ रहे हैं। तो सोचो क्या होगा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये आपको कैसे समझेगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 को अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफिकली, तो वेर इट विल कट द y एक्सिस, ऐसे 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 पूछ रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू फॉर दिस पर्पस, तो आपको क्या करना होता है इसके लिए। तो अगर आप देखो ध्यान से, कि अगर यहाँ पे देखो, कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज, इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली इसको हम थोड़ा मार्किंग इस तरीके से कर लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बना के, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और ये देखो लास्ट ये एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 10, तो आपको एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 10 माइंड में भी आप प्लॉट कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये केस स्टडी है, आपको सिर्फ आंसर रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 2 ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा वाई में, तो हमको सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहे हैं वो देखने के लिए आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं प्लॉट करने के लिए कोई भी रैंडम नंबर्स ले लूं, जैसे कि मैं y को 1 ले लूं, तो ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मैं इसको 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा ये। ठीक है, y को अगर मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, y को मैंने 3 ले लिया,
तो एक्स कितना आएगा, 2 3 6, 10 - 6, एक्स आ जाएगा 4, एक्स आ जाएगा 4। तो X4 Y3, X4 Y3, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, अगर मैं Y को 4 ले लूँ तो X कितना बनेगा, 4 2 8, 8 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो ये बनेगा 10 - 8, एक्स बनेगा 2। एक्स कितना बनेगा, 2। अगर मैंने Y को 4 ले लिया तो 4 यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। आप समझ गए यहाँ पे, ये समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, यहाँ पे डन। और वैसे ही अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहां से भी देखो, ये यहाँ पे तो जगह है नहीं, बट स्टिल इफ आई एक्सटेंड एंड डू लाइक दिस, इसमें से पास होने वाली लाइन अगर मैं बना दूं, ठीक है, ऐसी वाली, तो और बनेगी ना यहाँ पे। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये, अभी तो ऊपर ना, तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, ये लाइन। आप समझ रहे हो। तो अब ये लाइन यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, देखो 3 4 है ना। तो ये यहाँ पे अगर मैं 5 डाल दूं तब जाके X0 आएगा। अंडरस्टैंड करो, X0 कब आएगा, ऐसे मैं करके बता रहा हूँ, इसी के आगे ले रहा हूँ। अगर मैं Y5 डाल देता हूँ, ये आपको आपको यहाँ पे भी समझ रहा है, देखो 4 5, ये लाइन यहाँ पे भी समझ रहा है। तो अगर मैं Y5 डाल दूँ तो देखो 2 5 10, तो X कितना आएगा, 0। यस। तो जब X0 आता है तब वो वाई एक्सिस को कट करता है, ये समझ में आना चाहिए। सो नो नीड टू ड्रॉ। उन्होंने पूछा है कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कब कट करेगा, आई मीन कौन से पॉइंट पे करेगा, तो उसको X0 लेके निकाल लेना। तो 0 डाल दिया तो 2y = 10, तो y = 5 पे कट करेगा। अगर उन्होंने पूछा कि कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो तब y0 डाल देना। आया समझ में। तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए ये बताया, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो आई होप ये कैसे निकाला समझा ना, कि वाई एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ पे कट करता है, तो X0 डाल दिया करो, तो आपको y का पॉइंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है पूछा है, तो Y0 डाल दो तो x का पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे y एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है वो पूछा था, इसलिए X0 डाल दिया। अंडरस्टूड। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये आपको पूरा केस स्टडी समझाने की कोशिश की है, काफी क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ठीक है, मोस्टली लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स और सर्कल्स, इस पे थोड़ा फोकस करना, वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस। डन। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कीप स्टडिंग, बाय।